नमस्कार। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम मूल रूप से अगर हम देखें कि शरीर में इसका सबसे ज्यादा काम क्या है, तो हम क्या देखते हैं कि जब शरीर बनाया गया तो सबसे पहले नंबर पर रखा गया कि आप जो काम करेंगे उस काम को करने में आपके शरीर में जो ऊर्जा लगेगी वो ऊर्जा कैसे मिले। ऊर्जा मिलेगी जब हम भोजन करेंगे, लेकिन भोजन के पाचन के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब वो ऑक्सीजन शरीर में कैसे पहुंचे, इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम। पूरे शरीर में जब भी आप काम करते हो, काम करने में जो ऊर्जा खर्च होती है और ऊर्जा के खर्च होने में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आती है, सेलुलर रेस्पिरेशन जब होना होता है तो आपके शरीर को ऑक्सीजन की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। और वो ऑक्सीजन आपके शरीर में कैसे पहुंचेगी, उसके लिए ईश्वर ने पहले से ही व्यवस्था पूरी करके रखी थी श्वसन तंत्र के माध्यम से। श्वसन तंत्र में जो डायग्राम होता है श्वसन तंत्र का, आप देखें कि नाक से जैसे ही अपन नीचे की तरफ चलते हैं आते हैं नेजोफेरिंक्स। ये तो हो गई नोज के बाद नेजोफेरिंक्स के नीचे जैसे ही हम चलते हैं तो ओरोफेरिंक्स से और नीचे चलेंगे तो ट्रैकिया स्टार्ट हो जाती है। और ये ट्रैकिया जो है इसमें सेमी सर्कुलर रिंग्स रहती हैं इस तरीके से 7। ये सेमी सर्कुलर रिंग्स जो हैं ये क्यों बनी हुई हैं? अगर ये रिंग्स नहीं होती तो फिर जो ट्रैकिया है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है तो वो चिपक सकता था बिल्कुल ऐसे आकर के। और अगर चिपक जाता तो ऑक्सीजन जो एयर जा रही है वो सॉलिड नहीं है, और अगर सॉलिड नहीं है तो एयर वहां से पास ही नहीं हो पाती, आपका रेस्पिरेशन ब्लॉक हो जाता, जो आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस है वो खराब हो जाता। इसलिए ये सेमी सर्कुलर रिंग्स है। सेमी सर्कुलर का मतलब आधा वाला, ये पूरा मतलब पूरा सर्कल नहीं है। जो ट्रैकिया है उसमें ऐसे करके नहीं पाई जा रही है, ये केवल आगे के हिस्से में जैसे हम पल्पेट करते हैं ना, तो यहां ऐसे करके जो दिखती हैं ये रिंग्स हैं, ये हड्डियां हैं। सेमी ऑसिफाइड बोन्स बोला जा सकता है इनको। 7 हैं, 206 हड्डियां एलोपैथी के हिसाब से पूरे शरीर में पाई जाती हैं। उसमें इनकी काउंटिंग नहीं है क्योंकि ये बोन होने के पहले की स्टेज है, सेमी ऑसिफाइड बोन्स बोला जाता है इनको। ठीक है। इसके बाद जो ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया 2 में डिवाइड हो जाती है, और जहां ये 2 में डिवाइड हो रही है वो लेवल होता है सेकेंड कॉस्टल कार्टिलेज, ये वाला। ठीक है। जो आपके रिब्स हैं, जो आपकी पसलियां हैं, उसमें सेकेंड कॉस्टल कार्टिलेज जो है उस लेवल पर आकर के ये जो है 2 में डिवाइड हो जाती है ट्रैकिया। अब ट्रैकिया 2 में डिवाइड होती है तो ये बनती है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस, और ये राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस जो है वो इस तरीके से लंग में जाता है, और ये जो है ये आपके दोनों इस तरीके से ये फेफड़े हैं। अब जैसे ही ये जो ट्रैकिया है ये ब्रोंकस के रूप में जा रहा है तो फिर ये और डिवाइड होता है इस तरीके से। डिवाइड होते होते ये बहुत सारे ब्रांचेस बनाता है इस तरीके से। पूरे के पूरे फेफड़े में ये ब्रांचेस फैलती हैं इसकी। जैसे पेड़ जो होता है, तने के बाद और तने से जो ब्रांचेस निकलती हैं वो फिर उस ब्रांच से जो ब्रांचेस निकलती हैं वो फिर हर ब्रांच एक एंड में जाकर के यहां इस तरीके से एक गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लेते हैं ये यहां एंड आ रहा है और यहां एक ऐसा गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर होगा, इसको बोला जाता है एल्वियोलाई। अब इसको अगर देखें तो ये आ रही है, ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंक्यूल पर जब पहुंचे तो टर्सरी ब्रोंक्यूल इस तरीके से एक गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर पर एंड होती है। अगर यहां से हम इसको काटते हैं और माइक्रोस्कोप पर कहीं देखेंगे तो माइक्रोस्कोप में ये ऐसे करके देखेगा कि ये है टर्सरी ब्रोंक्यूल, और यहां से एक जो गुब्बारा जैसा यहां बंधा हुआ है इसको बोलते हैं एल्वियोलाई।
ठीक है। अब ये एल्विलाई का क्या काम क्या होता है, ये एल्विलाई ही है जब एयर आप यहां से ले रहे हो, ऐसे ट्रैकिया से होते हुए ये दोनों तरफ जाती है और ऐसे पहुंचते 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 यहां से जो आपने हवा अंदर भरी है उसमें क्या था, ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में था, ऑक्सीजन ही तो भरा है हमने, एरोबिक रेस्पिरेशन अगर होना है तो ऑक्सीजन की जरूरत है, और हमने यहां से हवा भरी है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। अब हम जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे उसमें आएगा कि फेफड़ों में हार्ट भेजता है ब्लड को ऑक्सीजन लेने के लिए, तो वो कौन सा ब्लड होता है, वो होता है कौन सा वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है HbCO2, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आ रहा है खून की नलियों के साथ फेफड़ों में, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को वहां उतारे और ऑक्सीजन को यहां से लेकर के फिर से हार्ट की तरफ ले जाए, और हार्ट फिर पूरे शरीर में उस ऑक्सीजन वाले खून को पहुंचाने का काम करे। अब यहां ऑक्सीजन ज्यादा है और जो ये खून की नली चल रही है जिसको कैपिलरी बोल सकते हो, इसमें खून आया हुआ है ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को उतारे, ऑक्सीजन को ले और फिर ऑक्सीजन वाले खून को दोबारा हार्ट में ले जाए ताकि पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचे, और कार्बन डाइऑक्साइड यहां छोड़ दे ताकि कार्बन डाइऑक्साइड यहां से सांस छोड़ते हुए आप बाहर निकाल दो। ठीक है, तो यहां वाला जो खून है इसमें क्या है, HbCO2, इसमें HbCO2 है, यहां O2 है, तो यहां CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है और एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। ये दिखाई दे रहा है, ये एल्विलाई में ऑक्सीजन ज्यादा, और जो कैपिलरी जिसमें खून आया हुआ है फिल्ट्रेशन के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए, एयर एक्सचेंज के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए, उसमें CO2 ज्यादा है। तो ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर चलने के प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बोलते हैं कोई भी कंसंट्रेशन जहां ज्यादा है वहां से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी चीज चलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से चल करके यहां आ जाएगी, और यहां ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन यहां से चल करके कैपिलरी में आ जाएगी। जैसे ही ऑक्सीजन यहां से निकल करके यहां आएगी, कैपिलरी में आएगी, तो कैपिलरी में खून है, खून में हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर के HbO2 बना देगा, इसको बोला जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जैसे ही ऑक्सीजन यहां खून की नली में पहुंचा, खून की नली में हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, खून जो है वो एरेटेड हो जाएगा, जो शुद्ध हवा है वो खून में चली जाएगी, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके एल्विलाई में आएगी। जैसे ही एल्विलाई में आएगी, एल्विलाई फिर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, एल्विलाई का काम पूरा हो गया, ऑक्सीजन दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, अब एल्विलाई इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होना चालू होगा, और जैसे ही एल्विलाई कॉन्ट्रैक्ट होना चालू होगा, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस तरीके से निकल करके बाहर आना चालू हो जाएगी। जब आप एक्सपायर करते हैं, जब आप सांस को छोड़ते हैं, एक्सपायरेशन जो होता है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, तो जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बोला जाना चाहिए, तो एक्सहेल जब आप कर रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के बाहर आ जाएगी, फिर आप दोबारा से इनहेल करेंगे तो ऑक्सीजन फिर से अंदर जाएगा, जैसे जैसे ऑक्सीजन अंदर पहुंचेगा फिर यहां तक पहुंचेगा, यहां पहुंचने के बाद फिर से ऑक्सीजन खून की नली में चला जाएगा, खून की नली से कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके एल्विलाई में आ जाएगा, एल्विलाई से कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एक्सहेलेशन के समय में निकल करके बाहर आ जाएगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है रेस्पिरेशन का। ये होता है गैसियस एक्सचेंज, इसको बोला जाएगा, जिसमें गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा है वो रूटीन। अब अगर गैसियस एक्सचेंज इस तरीके से होता है, हमें काम क्या करना है? अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सही करना है, और अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहां इस लेवल पर कोई गड़बड़ी आ गई, गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाया, या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स कहां से शुरू होती हैं और कौन सी प्रॉब्लम है जो आप अगर सही नहीं करोगे तो धीरे धीरे करके शरीर की बाकी की जो बीमारियां हैं वो बढ़ना चालू हो जाती हैं। इसको तुम देखेंगे कि बीमारियां कौन सी होती हैं। जो बीमारियां हैं वो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियों को देखते हैं, नोज से ही प्रॉब्लम जो होती हैं वो चालू हो जाती हैं,
और नोज की प्रॉब्लम्स जो हैं वो कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम देखें कि नाक से ही अगर बीमारियों का एक्सप्लेनेशन लेते हैं तो सबसे पहली बीमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की है उसको बोला जाता है एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है, एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस का मतलब क्या होता है? राइना मतलब होता है नाक। ठीक है, राइना का लैटिन में बोलते हैं, नोज को ही राइना बोला जाता है। शायद जब 11th-12th में पढ़ा होगा, राइनोसेरॉस बोला जाता था। जिनके माथे पर नाक होती है उनको राइनोसेरॉस बोलते थे। ठीक है, तो राइना मतलब होता है नाक। राइना में अगर आइटिस लग जाए तो ये तो शायद हम सबने पढ़ा होगा कि आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के 5 साइन होते हैं, रूबर, ट्यूबर, डॉलर, कैलर और फंक्शनोलाइसिया। अगर राइना पर ये आइटिस लग जाती है तो नाक में ये 5 साइन आना चालू हो जाना चाहिए। कौन से हैं? नाक में सूजन। अब अगर नाक में सूजन आती है तो फिर क्या होगा? नाक की मेम्ब्रेन में अगर सूजन आएगी, ये जैसे नाक की मेम्ब्रेन है, नॉस्ट्रिल्स हैं दोनों, अगर राइट नॉस्ट्रिल में नाक के मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ सूजन आना चालू होगी तो जैसे जैसे सूजन आएगी तो राइट नॉस्ट्रिल का ये वाला जो हिस्सा है अंदर वाला और इंटरनेजल सेप्टम का लेटरल पार्ट जो है, अगर दोनों मेम्ब्रेन सूजेंगी तो दोनों मेम्ब्रेन सूज करके पैसेज को नैरो कर देंगी। जैसे ही पैसेज नैरो होगा तो आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगी। अगर ये एलर्जिक कंडीशन की वजह से हो रहा है तो फिर इसको बोला जाएगा एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक कंडीशन की वजह से अगर हो रहा है तो एलर्जी क्या होती है? एलर्जी का मतलब क्या होता है? एलर्जी का मतलब बेसिकली होता है सेंसिटिविटी। जब सेंसिटिविटी हाइपर हो जाती है तब उसी को एलर्जिक कंडीशन बोलना चालू कर देते हैं। एलर्जी तो छोटी मोटी एलर्जी जो होती है वो छोटी मोटी सेंसिटिविटी होती है कि जैसे धूल में जाने के बाद सबकी नाक बंद होती है, धूल में जाने के बाद सब लोग अपने नाक पर इस तरीके से हाथ रखते हैं, कुछ लोग रुमाल रख लेते हैं। लेकिन धूल में गए, रुमाल भी रखा, हाथ भी रखा, लेकिन उसके बाद भी दमा जैसा सांस उखड़ना चालू हो जाए, उसको क्या बोला जाएगा? हाइपर सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन वही सेंसिटिविटी जब हाइपर हो जाएगी तब वो प्रॉब्लम करना चालू कर देती है। अगर सेंसिटिविटी हाइपर होगी तब उसको बोला जाएगा हाइपर सेंसिटिविटी, जो मोर और लेस एलर्जिक कंडीशन जैसे ही अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी। अब ये हाइपर सेंसिटिविटी जब पढ़ा था हमने शायद फिजियोलॉजी में, पैथोलॉजी में, कि ये 4 टाइप के रिएक्शंस होते हैं, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो इनके अलग अलग क्लासिकल साइंस होते हैं, वो जब अपन हाइपर सेंसिटिविटी देखेंगे तब अपन देखेंगे। लेकिन अभी हमें केवल एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में समझना है। एलर्जिक राइनाइटिस क्यों हो रही है? क्योंकि अब लोग कहते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस के लिए ऑपरेशन करा दो। ऑपरेशन करा के आप क्या कर लोगे? अगर मान लेते हैं डीएनएस हो रहा था, अगर डीएनएस हो रहा था तो ठीक है, ये जो है ऐसे करके नाक आई हुई है, ये है इंटरनेजल सेप्टम। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया इंटरनेजल सेप्टम, हाँ, आईएनएस। अब अगर इसी आईएनएस पे, इंटरनेजल सेप्टम में कहीं कोई डेविएशन होना चालू होता है, और डेविएशन किस तरीके से हो सकता है? डेविएशन इस तरीके से हो सकता है। अब यहां आप देखो कि नाक अंदर से तो, बाहर से तो ऐसे ही लग रही है, लेकिन जो ये वाला सेप्टम है ये डेविएट होकर के इस तरीके से आ जाएगा यहां की तरफ। अब जैसे ही ये डेविएट होकर के यहां की तरफ आ रहा है तो बाहर से तो लग रहा है कि ये वाला नॉस्ट्रिल बंद है, लेकिन एग्जैक्टली डेविएशन इसका इधर की तरफ जा रहा है। तो यहां जो पहले इतना स्पेस मिल रहा था सांस के अंदर जाने के लिए, अब वो स्पेस कितना मिल पा रहा है? केवल इतना। तो अब हम देखें कि नेजल ब्लॉकेज कहां आएगा। जैसे मान लेते हैं ये राइट नॉस्ट्रिल है, ये लेफ्ट है, तो बाहर से लग रहा है कि राइट ब्लॉक हो रहा है, लेकिन अंदर जाकर के लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको सांस भरने में दिक्कत आ रही होगी। अगर ये प्रॉब्लम है तो इसमें जो इसको बोलते हैं डीएनएस, डेविएशन इन नेजल सेप्टम, जो सामान्य तौर पर आजकल
एक्सरे कराए जा रहे हैं, एक्सरे करा करके लोग देखते हैं कि ये तो नाक की हड्डी तिरछी हो गई है, नाक की हड्डी तिरछी हो गई, अब आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। या नाक की हड्डी बढ़ गई है, सामान्य तौर पर बोला जाता है, तो नाक की हड्डी बढ़ भी सकती है और तिरछी भी हो सकती है। अगर तिरछी होती है तो इसको बोलते हैं डीएनएस। ठीक है, अब इस केस में जो सर्जरी करके करते हैं आप, वो क्या करते हैं कि यहां से हड्डी को काट दिया जाता है। ये वाली जो हड्डी है इसको काट के बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही यहां से हड्डी को काट के बाहर निकाला तो यहां तक ही सेप्टम रह जाएगा। तो ये जो एरिया है ये दोनों तरफ इतना इतना आ जाएगा, यहां से आराम से सांस अंदर की तरफ जाना चालू हो जाएगी। कुछ समय के लिए आपको बहुत अच्छा आराम लगेगा, लेकिन चूंकि बोन तो ऑसिफिकेशन होता है और बोन पर अगर ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी हमेशा रहती है तो बोन फिर से ग्रो करना चालू करेगी, फिर से बढ़ जाएगी, फिर से बढ़ जाएगी, तो आप फिर से ऑपरेशन कराओगे। लगातार वो चीज अगर कब तक कराते रहेंगे। अगर हमें प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करना है तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो डीएनएस हो रहा था उसका रीजन क्या था। डीएनएस के रीजन के साथ में फिर हमें देखना है कि बाय चांस अगर कुछ ऐसा हो सकता है कि कम स्पेस में ही विदाउट फ्रिक्शन के एयर आराम से जाती रहे, या फिर जो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से जो मास बढ़ रहा था। कभी कभी ये जो डीएनएस है, ये डीएनएस नहीं होता है, डेविएशन इन नेजल सेप्टम नहीं था। नेजल सेप्टम जो है वो तो डेविएट नहीं हो रहा था, लेकिन मास दोनों तरफ से बढ़ रहा था। ये जो मस्कुलर लेयर है इस तरीके से, इस पर हाइपर सेंसिटिविटी आ रही थी और ये इस तरीके से फूलती चली जा रही थी दोनों तरफ से। अब दोनों तरफ से फूल रही थी तो जो जगह इतनी मिलनी चाहिए थी वो यहां जरा सी ही रह गई। तो ये मास का बढ़ना जो है ये हम रोक सकते हैं। और मास का बढ़ना कब रुकेगा? जब हम नेजल क्लींजिंग पर फोकस करेंगे। अब नेजल क्लींजिंग पर फोकस करने के लिए तीन चीजें हो सकती हैं जिनका हम यूज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। पहला है, ये किसी भी कंडीशन में आप करवा सकते हो। एलर्जिक राइनाइटिस किसी को भी हो रही हो, आप पहले नंबर पर जल नैती करा लो। जल नैती अगर आप कराते हो तो जल नैती से क्या होगा? नेजल हाइजीन मेंटेन होगा। जल नैती में क्या करते हो आप? गुनगुना पानी करते हो, उसमें थोड़ा सा नमक डालते हो, सैंधा नमक डाल लो या सादा नमक डाल लो, और उस पानी से आप एक तरफ से पानी डालते हो, दूसरी तरफ से पानी निकल करके आता है। तो जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है, ये म्यूकोसल मेम्ब्रेन अच्छे तरीके से धुलना चालू हो जाती है, साफ होना चालू हो जाती है। और जब नमक के पानी से मेम्ब्रेन धुलती है तो उसके ऊपर जो भी चिपका हुआ म्यूकस होता है, जो भी गंदगी होती है, जो डेब्रिस है, वो सारा का सारा यहां से पानी गया और ऐसे होकर के यहां से पानी आता है। तो पूरे के पूरे, एक तो म्यूकोसल मेम्ब्रेन की सिकाई होती है, गर्म पानी है, दूसरा नमक का गर्म पानी है तो धुलाई होती है। तो सिकाई, धुलाई, ठीक है, दोनों चीजें हो रही हैं। तो ये हमारे नेजल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा तरीका माना जाता है। जल नैती का प्रोसेस पूरा का पूरा अपन जानते हैं, और अगर समझना है कि प्रोसेस क्या होता है तो अपन जल नैती कराते हैं। वीडियोज हैं वो अपन पूरा देख सकते हैं किस तरीके से जल नैती का प्रॉपर प्रैक्टिस करने से ये वाली समस्या जो है इसमें आराम मिलेगा। ठीक है, अब जल नैती हमने करा दी। जल नैती कराने में हमने नाक को धो तो दिया। दूसरे नंबर पर इसी प्रॉब्लम के लिए दूसरा जो इलाज होगा वो होगा फेशियल स्टीम। कैसी भी कंडीशन हो, अगर हम ये तीन चीजें कराते हैं तो निश्चित ही आराम होना चालू हो जाएगा। फेशियल स्टीम, फेशियल स्टीम जो है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि यही, जैसे ये नॉस्ट्रिल्स हैं, हमने सफेदे के पत्ते या फिर यूकलिप्टस जिसको बोलते हैं, या यूकलिप्टस ऑयल ले लिया, या कार्बन के ग्रीन वाले कैप्सूल जो आते हैं वो ले लिए, या फिर विक्स डाल दी थोड़ी सी, जो कुछ भी है वो हम डाल सकते हैं। लौंग का तेल डाल दिया और पानी को खूब उबाला। जैसे जैसे पानी को हम उबालेंगे, पानी उबल करके गर्म होगा, गर्म होकर के उबला स्टीम बनी, वो स्टीम हम यहां से नॉस्ट्रिल से होते हुए अंदर की तरफ लेते हैं। इनहेल करते हुए वो स्टीम हमने ली। अब जैसे जैसे इनहेल करते हुए वो स्टीम जब हम अंदर लेते हैं तो स्टीम का मतलब होता है एक्सट्रीम हीटिंग एप्लीकेशन। तो एक्सट्रीम हीटिंग एप्लीकेशन के चलते वो स्टीम जब यहां से जाएगी तो सिकाई हो रही है म्यूकोसल मेम्ब्रेन पे। म्यूकोसल मेम्ब्रेन पर जो सिकाई है, सेक जो होता है, उसकी वजह से वहां पर एकदम से एक तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। लेकिन एक्सट्रीम हीटिंग है तो एक्सट्रीम हीटिंग में पहले एक्सट्रीम हीटिंग एप्लीकेशन हमेशा वैसोकंस्ट्रिक्शन कराता है, वहां से पूरा खून निकल करके बाहर की तरफ जाना चालू हो जाएगा।
तो डीकंजेशन का काम होगा। जो कंजेशन लगता है, नाक बंद लग रही है, यहाँ पूरा भारी लग रहा है, ये पूरा हिस्सा खराब हो रहा है, तो इसमें फेशियल स्टीम आपको डीकंजेशन के लिए सबसे इफेक्टिव तरीके से काम करेगा। फेशियल स्टीम डीकंजेशन कराया। अब जैसे ही आप स्टीम को छोड़ते हो, स्टीम लेने के बाद, तो रिएक्शन की स्टेज आती है। रिएक्शन की स्टेज में क्या आएगा, डीकंजेशन हुआ था, खून वहां से जो भरा हुआ खून था वो निकल गया, जो भी एक्सुडेट्स थे वो निकल गए। अब जब स्टीम का रिएक्शन आया तो वहां पर फ्रेश ब्लड सप्लाई आना चालू होती है। तो ये वाला हिस्सा जो है, यहां पर जितने भी सेल्स हैं उन पर नया वाला खून आता है, सर्कुलेशन अच्छे तरीके से बढ़ता है, तो वहां की फंक्शनल एबिलिटीज बढ़ेंगी, वहां की सेल्स पर जो एलर्जिक रिएक्शंस हो रही थी वो धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाएंगी, सेंसिटिविटी जो है वो धीरे धीरे करके लो होना चालू हो जाएगी, हाइपर सेंसिटिविटी से हम बैक आना चालू हो जाएंगे। तो ये जो फेशियल स्टीम है ये एलर्जिक राइनाइटिस के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मानी जा सकती है। अब है तीसरा ट्रीटमेंट, उसको बोलते हैं नस्य। नस्य जो है वो एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। आयुर्वेद में इसको प्रतिमर्श नस्य बोला जाता है। प्रतिमर्श नस्य का मतलब होता है दिन में 2, 3, 4, 5, 6 बार, जितनी बार आप लगा सको, नाक में गाय का घी या बादाम रोगन तेल या फिर सटबिंदु तेल, कुछ भी, नेजल लुब्रिकेशन के लिए जरूरी होता है। और नेजल लुब्रिकेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हमने नेजल लुब्रिकेशन नहीं किया तो क्या होगा, ये जो आपका जो मेम्ब्रेन है नाक के अंदर की, इस मेम्ब्रेन में क्या हो रहा है, ये तो है इंटरनेजल सेप्टम और ये है आपका जो नॉस्ट्रल होता है उसकी लैटरल वॉल। अब यहां पर यह है म्यूकोसल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इस म्यूकोसल मेम्ब्रेन पर सिलियाज होते हैं, इस तरीके से देखा होगा, बाल होते हैं नाक में, नेजल सिलियाज बोला जाता है इनको। ये नेजल सिलियाज क्यों लगाए गए हैं, क्योंकि अगर ये नेजल सिलियाज नहीं हो तो आपकी नाक में जो भी एयर जा रही है उस एयर के प्यूरिफिकेशन के लिए, उस एयर के फिल्ट्रेशन के लिए सिलियाज होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो एयर में जो भी डब्रिज, जो भी कचरा वचरा जो कुछ जा रहा है वो सीधा, आप कभी कभी अगर आपने देखा होगा कि अपन जा रहे हैं शहर में गए और हमने गाड़ी का ग्लास खोल रखा है, तो जो पॉल्यूशन है वो नाक से होते हुए फेफड़ों की तरफ जाता है। जब आप बाहर आके नाक को ऐसे करके छिड़कते हो, नेजल ब्लो करते हो, तो दुनिया भर का काला काला कंटेंट जो है वो नेजल एरिया से ही निकल के बाहर आता है। तो वो कहां चिपक जाता है, वो बालों पर इस तरीके से चिपक जाता है। अब बाल हैं तो ये आराम से फ्लो के साथ ऊपर नीचे होते हैं, तो आराम से हवा जाती रहती है, आती रहती है। लेकिन आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है नेजल हेयर्स को ट्रिम करवाने का। तो नेजल हेयर को ट्रिम करवाना मतलब अपने नेजल हाइजीन के साथ एक बहुत बुरा काम करना है। ये वाला नेजल हेयर्स को ट्रिम करवाना कतई नहीं चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। अब हम जब यहां ऑयल अप्लाई करेंगे, ऑयल अप्लाई करेंगे तो ऑयल हमने यहां से इस तरीके से डाला और ऐसे करके ऑयल जो है ना दीवार से होते हुए अंदर की तरफ जा रहा है, फिर इधर से अंदर की तरफ जा रहा है। सामान्य तौर पर जो नस्य है उसमें एक गड़बड़ी होती है कि नस्य का ऑयल जो है ना लोग ऐसे सेंटर में डाल देते हैं, और सेंटर में डालने के बाद हालांकि लगता तो इधर उधर होगा ही थोड़ा बहुत, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सीधा गले में चला जा रहा है। जैसे पेशेंट कभी कभी अपने यहां कंप्लेन करते हैं कि जो घी डाला था वो गले में आ गया पूरा, फिर गले में आकर के वो इरिटेशन कराता है। तो नशे का तरीका है कि आप घी या तेल जो भी डाल रहे हैं वो दीवार के सहारे से, ड्रॉपर से ऐसे करके दीवार से लगा करके डालिए, तो वो ऐसे करके ट्रेवल करते हुए जाए, और फिर आप जब आपने घी या तेल जो कुछ भी डाला है उसके बाद नाक को आप इस तरीके से अच्छे तरीके से मल लीजिए, मालिश कर लीजिए नाक पे। तो जो ऑयल या घी है वो लेटरल वॉल और इंटरनेजल सेप्टम की वॉल पर दोनों तरफ लग जाएगा, लुब्रिकेशन कराएगा, चिकनाई पहुंचा देगा। और जैसे जैसे ये ऑयल यहां चिकनाई पहुंचाने का काम करेगा, धीरे धीरे करके यहां पर जो भी पॉल्यूटेंट है वो चिपकेंगे। चिकने सरफेस पर पॉल्यूटेंट का चिपकना, फिर आप जैसे ही थोड़ा सा भी नेजल ब्लो करोगे फोर्सफुली, वो सब निकल करके बाहर आना चालू हो जाएगा।
जैसे जैसे यहां रफनेस आती है, चिकनाई खत्म होती है, रफनेस आती है, रफ सरफेस पर कोई भी चिपके, जैसे मान लो यही अगर ग्लॉसी है तो यहां कोई चीज बहुत जल्दी से चिपकेगी नहीं, और चिपकेगी भी तो ऐसे करके फूंक मार दो तो वो साफ हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो ये खुरदरा हो जाए, बहुत खुरदरा होने पर इसमें जो धूल चिपकेगी, आप फूंक मार लेना, कपड़े से साफ कर लेना, वो अंदर घुस जाएगी, वो साफ नहीं हो पाएगी। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आपके नेजल एरिया पर ड्राइनेस आ रही है, तो आपको अपने नेजल एरिया को लुब्रिकेट कराने के लिए नस्य जरूर करना चाहिए। और नस्य उनको ही नहीं जिनको एलर्जिक राइनाइटिस है, एलर्जिक राइनाइटिस जिनको नहीं है, अभी नहीं है तो भविष्य में नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, जरूर हो जाएगी। उससे बचने के लिए आपको नस्य कंफर्म कंपल्सरी करना ही चाहिए। इसलिए ये तीन चीजें जो होती हैं, जलनेती, फेशियल स्टीम और नस्य, अगर कोई थोड़े भी पॉल्यूशन के एरिया में रह रहा है तो उसको ये तीनों चीजें जरूर करनी चाहिए। और अगर किसी को एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है तो भी ये तीनों चीजें करके उस एलर्जिक राइनाइटिस की कंडीशन में आराम पाया जा सकता है। ये तो हो जाएगा ट्रीटमेंट की बारी। एलर्जिक राइनाइटिस के लिए एक बहुत अच्छा प्राणायाम जो आप किसी को भी बता सकते हैं वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। और दूसरा, अनुलोम विलोम के साथ में आप डीप ब्रीदिंग करो। डीप ब्रीदिंग जितनी अच्छे तरीके से कर सकते हो बहुत बढ़िया रहेगा। डीप ब्रीदिंग का फेनोमेना क्या होता है, डीप ब्रीदिंग किस तरीके से काम करेगी? डीप ब्रीदिंग में आप जब सांस भरते हो तो नॉर्मली जब आप सांस भर रहे हो और सांस को छोड़ रहे हो तो सांस का भरना इनहेलेशन और सांस का छोड़ना एक्सहेलेशन, इसमें आप 500 ml के आसपास सांस भरते हो और लगभग 495 ml सांस आप जब छोड़ रहे हो तब छोड़ते हो। तो इसको बोला जाता है, दोनों को टाइडल पढ़ा होगा, ये टाइडल वॉल्यूम। अब अगर ये टाइडल वॉल्यूम 500 ml सांस को भरना और 495 ml सांस को छोड़ना है, जब आप प्राणायाम करते हो तो इसका 8 गुना ज्यादा, जिसको क्या बोला जाता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। और जब आप सांस को पूरा छोड़ते हो तो उसको बोलते हो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसमें आप क्या करते हो कि 4000 ml के आसपास, 4100 ml के आसपास सांस को भरते हो और लगभग 4080 ml सांस को छोड़ते हो। अब कहां हम 500 ml सांस भर रहे थे और कहां हम 4100 ml सांस भर रहे हैं, 8 गुने से ज्यादा सांस एक बार में भरी जाती है। तो प्राणायाम करने के लिए इसलिए बोला जा रहा है आजकल कि अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और आप प्राणायाम का अभ्यास करते हो, और प्राणायाम में, इसीलिए प्राणायाम का मतलब डीप ब्रीदिंग ही होता है। प्राणायाम में बाकी आपको जो करना है करते रहो, आप जो भी कर रहे हो, कपालभाति कर रहे हो, जाई कर रहे हो, जो ठीक है वो, लेकिन यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने के लिए, पूरे शरीर में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जो प्राणायाम है उसको डीप ब्रीदिंग बोला जाता है। और डीप ब्रीदिंग का मतलब होता है तीनों ब्रीदिंग्स जिसमें कंबाइन कर दो आप। तीनों ब्रीदिंग का मतलब है क्लैविकुलर ब्रीदिंग, थोरेसिक और एब्डोमिनल। जब ये तीनों ब्रीदिंग को आप कंबाइन कर देते हो, सांस भरते हुए आपके कंधे ऊपर जा रहे हैं, सीना बाहर आ रहा है, पेट पूरा निकल करके बाहर आ रहा है, और फिर जब आप सांस छोड़ रहे हो तो कंधे नीचे जा रहे हैं, सीना पीछे जा रहा है, और पेट पूरा का पूरा कंप्रेस होकर के, निचोड़ करके पूरे के पूरे फेफड़ों पर जो जोर पड़ रहा है वो पूरे फेफड़े अपनी पूरी भरी हुई हवा को बाहर निकाल दे रहे हैं। इसको एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से निकल के बाहर आए, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन शरीर में अंदर जाए, और यहां प्रॉपर तरीके से अगर गैसेस एक्सचेंज हो गया हो जो आपने, अब इसमें गलती क्या होती है, सामान्य तौर पर ये अपन दूसरा टॉपिक ले लेंगे कि जो आप प्राणायाम करते हो, प्राणायाम का बेसिक फायदा क्या है। ठीक है, तो ये इतना क्लियर हो गया? इतना बिल्कुल क्लियर है? ठीक है।